हेलो फ्यूचर स्कॉलर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानतब रेशे के अपने दूसरे भाग में रेशम के कपड़े के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं, जैसा कि हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जानतब रेशे जंतुओं से प्राप्त किए गए रेशे होते हैं। तो इन रेशों के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें यह देखना होगा कि ये जो रेशे हैं हमारे, ये रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं और रेशम कीट जंतु ही तो होते हैं, इसलिए इन्हें जानतब रेशे की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, रेशम कीट पालन, जिसका कि दूसरा नाम सेरीकल्चर भी है, इससे ही बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है सेरीकल्चर के ऊपर में। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हमें इसको डिफाइन करना है कि सेरीकल्चर क्या है। देखिए, बृहद पैमाने पर कॉमर्शियल स्केल के ऊपर औद्योगिक उत्पादन के रूप में जब हम रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम कीट का पालन करते हैं तो इसे ही जो है हम क्या कहते हैं, इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। द रियरिंग ऑफ, ध्यान देंगे, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म on a large scale, on a grand scale, on a commercial scale for the production of silk, that is known as सेरीकल्चर। तो इस तरह से जो है हम सेरीकल्चर को डिफाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखना होगा, नाम हम यहाँ पर देखते हैं रेशम कीट पालन, है ना, इस पर हमें ध्यान देंगे कि, और उसके बाद जो है रेशम कीट को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सिल्क वर्म, बट रियली इट्स नॉट ए वर्म। आप जानते हैं वर्म हम किसे कहते हैं? वर्म या कृमि हम वैसे जंतु को कहते हैं जिनका कि शरीर सेगमेंटेड होता है ना, खंडित होता है। लेकिन यह है क्या? कीट है। एक्चुअली जो रेशम कीट है हमारा, ये आप जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा से, फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा से जुड़ा हुआ है ना, और उसी के ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में यह जो है सिल्कवर्म आता है। वास्तव में यह एक प्रकार का मोथ है। आप एक खास प्रकार के मोथ को अपने घरों में भी देखे हुए होंगे, जो कि आपके रात में निकलता है बड़ा सा, और वो आपके कपड़ों को चट कर जाया करता है। बस उसी श्रेणी का ये जो है, उसी श्रेणी के साथ जो है सिल्कवर्म आता है। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम इसमें से देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा रेशम कीट पालन के इतिहास के बारे में भी हम चर्चा कर ले। वैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी कोई खास महत्ता नहीं होती, लेकिन आप जान रहे हैं कि सिल्क के उत्पादन में आज भी दुनिया में सबसे पहला स्थान चाइना का है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पत्ति का भी स्थान, उद्गम का स्थान भी जो है चाइना ही है। आज से लगभग 4000 वर्ष पहले ऐसा लिखा हुआ आता है कि चाइना में ही जो है सबसे पहले, है ना, इसका उत्पादन शुरू हुआ था, और बहुत दिनों तक चाइना ने इसको जो है गुप्त रखा। लेकिन बाद में अलग अलग देशों से लोग वहाँ गए। कुछ तो कहते हैं कि हमारे देश के बौद्ध भिक्षु गए, कुछ कहते हैं जापान के लोग वहाँ गए, वहाँ से गुप्तचर उन्होंने भेजा, और इस प्रकार से जो है दुनिया के देशों में यह फैला। और उस समय फिर जब फैला तो इसका चीन व्यवसाय करने लगा, और इसी आधार पर जिन रास्तों से हो करके इस सिल्क का व्यवसाय हुआ करता था, आज भी वह इतिहास में आप पढ़ते होंगे, सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो यही इसके इतिहास से संबंधित कुछ जो है बातें थी, है ना। अब हम ये देखेंगे कि रेशम के प्रकार कितने होते हैं, रेशम के कुल प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए हम देखते हैं, रेशम कुल 4 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला जो है वो कहलाता है मलबरी सिल्क, दूसरा मूंगा सिल्क, तीसरा एरे सिल्क, और चौथा तसर सिल्क। इस प्रकार से कुल 4 प्रकार होते हैं। वैसे 5वां प्रकार भी कुछ ऐसा होता है जो झारखंड में ही जो है खास करके ये मिलता है, इसके बारे में चर्चा मिलती है, फगार सिल्क के बारे में।
एक और सिल्क, लेकिन वो उतनी महत्ता का नहीं होता। मुख्यतया इसको 4 ही श्रेणी में बांटा जाता है। दुनिया के देशों में सबसे बृहद उत्पादन के रूप में जो होता है वह है मलबरी सिल्क का। लगभग 89%, 88 to 89% सिल्क जो होते हैं वो मलबरी सिल्क होते हैं। ये बहुत ही कोमल, चमकदार, है ना, और सॉफ्ट जिसको कहते हैं, और लोगों के द्वारा पसंद किया जाने वाला सिल्क है। इसीलिए, और चूँकि यह शुरुआत से ही जो है चाइना से इसी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए लोग इसे चाइना सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, हर जगह पर आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस जो हैं वो छिपे हुए हैं। चाइना सिल्क, हम सिल्क के किस प्रकार को कहते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर आता है। तो ये जो है हमारा मलबरी सिल्क है। इसके कीट जो मेनली रेशम कीट के बारे में भी जाने जाते हैं, ये जो है आप देखिए बॉम्बैक्स मोरी, यही जो है शहतूत के पेड़ों पर ये पाले जाते हैं। तो पहला जो हमारा हुआ मलबरी सिल्क। दूसरा जो हमारा होता है उसका नाम है मूंगा सिल्क। मूंगा सिल्क आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के असम में जो है, ये हमारे देश के असम में इसको ज़्यादा जो है पाला जाता है, और वहाँ से जो है इससे सिल्क तैयार किए जाते हैं। और इसके लिए सोम और चंपा के पौधे के ऊपर ये पाले जाते हैं। मुख्यतया ये जो है देखिए, विदेशों में जितने भी हैं वो सारे लोग मलबरी सिल्क ही जो है पैदा करते हैं। और ये इस प्रकार के सिल्क सभी जगह पैदा नहीं होते, केवल हम भारतीय ही लक्की हैं कि ये हमारे देश में ये चारों प्रकार के सिल्क जो है ये तैयार किए जाते हैं। मलबरी सिल्क, मूंगा सिल्क, एरे सिल्क और ये तसर सिल्क। और ऐसा यूँ कहें कि मोटा मोटी ये जो है हमारा मूंगा सिल्क और तसर सिल्क ये केवल भारत में ही तैयार होता है। ये है हमारे देश की महत्ता। तो आइए, मूंगा सिल्क को हमने देखा, ये असम राज्य में जो है तैयार होता है, और हमारे पूरे उत्पादन का लगभग जो है ये 2% होता है। हम भारत में हमारा जो है 88 to 89% जो है ये मलबरी सिल्क, दूसरा 2% के लगभग जो है मूंगा सिल्क का योगदान है, और एरे सिल्क 1% का, और तसर सिल्क जो है ये 8% अपना योगदान करता है पूरे प्रोडक्शन का। अगला आएंगे एरी सिल्क। इसके बारे में फेमस है, इसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि इसे हम अहिंसा सिल्क क्यों कहते हैं, है ना, और क्यों इसे गांधी जी के द्वारा भी जो है इसको बढ़ावा दिया गया था इसके उत्पादन के लिए। ये मेन बातें हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यह जो है अरंडी या अंडी तेल बनाने का एक पौधा होता है, सारे लोग परिचित हैं आप लोग, उसी के पौधे पर इसे पाला जाता है और इस तैयार किया जाता है। और अंतिम जो है ये तसर सिल्क है। ये हमारे झारखंड में ये बहुतायता में ये तैयार किया जाता है। इसके लिए ओक, साल, अर्जुन जैसे या बेड़ के पौधे की ज़रूरत होती है। उन्हीं की पत्तियों को खाकर इसके कीट जिंदा रहते हैं। और इसका जो सिल्क होता है यह तांबे के जैसे हल्के लाल रंग का ये होता है, और यह केवल भारत में ही बनता है, इसकी यही विशेषता है। तो यहाँ भी जो है हमारे लिए एक क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देंगे कि केवल भारत में तैयार सिल्क के कौन से प्रकार तैयार किए जाते हैं बच्चों। तो ये जो हुआ हमारे देश में इसकी स्थिति हुई। अब आइए हमारे पहले तो विश्व में हम देखें कि ये सिल्क का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया और फिर हम आपको बता रहे हैं कि पूरे विश्व में ग्लोबली यदि हम करें तो रैंक 1 के स्थान पर चाइना है। आज से नहीं, शुरुआत के दिनों से ही रैंक 1 के स्थान पर चाइना आता है ना। और उसके बाद हम दूसरा स्थान हमारे देश भारत का है। फिर जापान, आप देखेंगे जापान, कोरिया, इटली, फ्रांस आदि जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत सिल्क जो है ये उत्पादन जरूर होता है। लेकिन ये पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से यदि स्थान लें तो हमने आपको जो है कुल 5-6 जो है नाम हमने आपको यहाँ पर लिखा है। और हमारे देश भारत में मेनली आप देखिए तो उसी तरह से हमने लिखा है। 1 नंबर में कर्नाटका है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में भी सिल्क का उत्पादन होता है। झारखंड में खास करके अब हम देखें झारखंड राज्य के किन किन जिलों में इसका उत्पादन बहुतायत से होता है। तो देखिए इसके लिए है धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावां में एक खास प्रकार के सिल्क का उत्पादन होता है। बच्चों यहाँ भी याद रखना है, जैसे कि कुचाई सिल्क के नाम से जाना जाता है।
तो ये तो हमारे सिल्क उत्पादन के लिए ग्रेडेशन था, हमने जो है ग्रेड के रूप में इसको जो है बांटा कि सिल्क का उत्पादन कहाँ कितना कितना और कैसे होता है। तो आइए एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है कि हमारे सिल्क पर रिसर्च करने के लिए और इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला है। वो कहाँ है, किस राज्य में है? आप जानते हैं कि कर्नाटका नंबर 1 पोजीशन पर जो है स्टैंड किया हुआ है हमारे इंडिया में। तो दैट्स वाई हम वहाँ कर्नाटका में ही मैसूर में सेंट्रल सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नाम से एक संस्था खोली गई है, जो कि सिल्क के उत्पादन और इसके नए नए ब्रीड्स की खोज और इसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर जो है काम करती है। तो ये भी एक हमारा मुख्य क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। चर्चा के क्रम में आपको याद रखना है कि सिल्क वर्म के कोकून से सिल्क थ्रेड प्राप्त किए जाते हैं। तो निश्चित बनता है कि पहले हम कोकून के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये कोकून है क्या। याद रखिए, ये कोकून जो है रेशम कीट के जो जीवन चक्र का होता है, तो उसके लार्वा जिसे कि कैटरपिलर भी कहा जाता है, उसके द्वारा अपने शरीर के चारों ओर सुरक्षा हेतु बनाया गया एक आवरण है, जो कि उस लार्वा के शरीर से उत्पन्न खास प्रकार के प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के नाम भी हमने आपको यहाँ पर लिखा है, फेब्रियोन और सेरिसिन, ये नाम के 2 प्रोटीन। फेब्रियोन नाम के प्रोटीन जो है वो धागे का निर्माण करने के काम में आता है। इसका एक गुण है कि ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है कि ये ठोस और कड़ा हो जाता है ना। और जो सेरेसिन है, इसका काम है कि ये जैसे ही हवा में आएगा कि ये जो ठोस बनते हुए जो धागे हैं इसको में कड़ापन ला देगा और एक साथ बांध करके सेरेसिन प्रोटीन इस तरह से कोकून के अंदर जो पूरे के पूरे फाइबर्स होते हैं उसको जो है अपने एक साथ बांध करके जो है ये रखता है और कोकून का अंडाकार एक शेप्ड स्वरूप जो है वह उसको देता है। लेकिन बच्चों, इसके साथ इसका एक और गुण है, जब भी इसको हीट किया जाता है ना, तो ये सेरेसिन जो है ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद इन धागों को फ्रीली खुलने में, एक एक करके खुलने में मदद करते हैं। यानी एक तरह से ये सेरेसिन जो है ये इन सिल्क के धागों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है वो काम करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन हैं आप देखेंगे यहाँ पर, फेब्रियोन एंड सेरेसिन। तो ये जो है 2 पॉइंट्स यहाँ पर जो है हमारे लिए जरूरी हो गया। यहाँ पर हमने जो है आपको एक कोकून का चित्र दिखाया है, आप चित्र में भी देख सकते हैं कोकून और इसके जीवन चक्र रूपी सारे चित्र जो है इस वीडियो में आपको समय समय पर दिखाई पड़ते हैं, जिसे ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। हम जहाँ जिस टॉपिक का वर्णन कर रहे होते हैं तो हमारे सामने, आपके सामने भी ये बोर्ड के ऊपर भी जो है चित्र बना हुआ है और इसके साथ ही साथ रेखा चित्र के साथ साथ जो है एक कलर्ड रंगीन चित्र भी आपको जो है देखने के लिए दिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और उसमें आप देखेंगे सिल्क वर्म के जो ये शरीर हैं, हमने आपको कहा था कि ये सेगमेंटेड होते हैं। इनका बॉडी जो है पूरे 3 भाग में बटा हुआ होता है। आप देख रहे हैं सबसे पहला हिस्सा हेड है, इसी के नीचे के सिरे से जो है, यानी जिसको आप सिंपली भाषा में बच्चों मुंह कह सकते हैं, ओपनिंग्स जो होते हैं उसी से जो है ये प्रोटीन को ये जो है स्राव के रूप में फेंकता है। आगे जब हम लाइफ साइकिल में हैं तो हम इसकी चर्चा आपको करेंगे। ये सिर को पटकता रहता है और पटकने के साथ ही साथ उससे जो है ये स्राव निकलते रहते हैं और ये सिर को पटक करके घूमता रहता है। इसके कारण ये धागे जो है इसके बॉडी की चारों तरफ जो है वो लिपटते रहते हैं, चारों तरफ जो है घूम करके बनते रहते हैं और हवा के संपर्क में आने के बाद ये ठोस होते जाते हैं। शरीर का 3 हिस्सा देखेंगे, हेड पहला, उसके बाद के 3 सेगमेंट जो हैं वो थोरैक्स कहलाते हैं और उसके बाद के फिर 10 सेगमेंट जो है एब्डोमेन कहलाते हैं। मेन जो है 3 इसके पाँव जो है थोरैक्स रीजन में होते हैं और ये स्यूडो फुट जो होते हैं, इसमें से 4 जो आपको दिख रहे हैं इसमें से 2 स्यूडो फुट होते हैं। तो इन्हीं पैरों के सहारे जो है वो चलते हैं। सिल्क का कीड़ा होता है, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि हम जिसमें नर और मादा को पूरा बाहर से देख करके मार्फोलॉजिकल ही अलग कर सके, दैट इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर देखिएगा नर थोड़ा दुबला पतला होता है, शरीर इसका कम मोटा और पंख जो है इसके छोटे होते हैं। उसकी अपेक्षा यदि हम मादा को देखेंगे तो शरीर इसका मोटा और
पंख भी थोड़े बड़े होते हैं, यानी देखने के बाद ही आप दोनों को जो है आसानी से अलग कर सकते हैं। तो आइए अब जो है हम चर्चा करें इसके जीवन चक्र के ऊपर में। एक तैयार पूर्ण वयस्क नर और मादा आपस में कंजुगेशन के द्वारा, संयोग के द्वारा ये अंडे को पैदा करते हैं। इसके लिए मादा क्या करती है कि एक जो है खास प्रकार के ये हार्मोन को जो है ये छोड़ती है, फेरोगेंस हार्मोन को ये जो है छोड़ती है, और इस फेरोगेंस को गंध से नर पकड़ करके उसके साथ जो है कॉपुलेट होने के लिए उसको आता है, और कॉपुलेशन के बाद नर मर जाता है। उसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। कॉपुलेशन के बाद अंडे प्राप्त होते हैं। एक मादा एक बार में 300 से लेकर के 500, 300 to 500 इसका जो रेंज होता है, 300 से लेकर के 500 तक अंडे देती है, पत्तों के ऊपर देती है ना। तो आप देखिएगा इसका अब यहाँ से लाइफ साइकिल शुरू होता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क कीट, फिर अंडा, लार्वा, है ना। इस तरह से जो है यहाँ पर हम हालांकि इसको हम बांट करके दिखाने की कोशिश किए हुए हैं नर मादा को ये समझाने के लिए, लेकिन अब हमने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है इसलिए हम इसको अब हटाते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, अंडे को जब अंडे पत्ते के ऊपर डाल दिए जाते हैं तो जो उसके पालक होते हैं, पालने वाले होते हैं लोग, उन अंडों को कलेक्ट कर लेते हैं। अंडे को कलेक्ट करने के लिए वो जो है कपड़े के बने हुए या बांस के बने हुए या गत्ते के बने हुए ये ट्रे होते हैं, उन ट्रे में उन अंडों को वो ले जाते हैं, और फिर इनको जो है इन्फेक्शन से बचाने की उचित प्रक्रिया करते हैं, धो आदि लेते हैं, और लेने के बाद जो है इन्हें ले जा कर के उचित ताप और आर्द्रता वाली जगह, इनक्यूबेटर जिसको कहा जाता है, और हाइजीनिक कंडीशंस उसके अंदर सप्लाई होता है, तो वहाँ पर ले जा कर के इनको जो क्या किया जाता है, अंडे को सेने के लिए मशीन के अंदर रख दिया जाता है। मशीन यानी इनक्यूबेटर्स। They are all kept inside the incubators and proper temperature and humidity is maintained already। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्या होता है कि लगभग 7 से 10 दिनों के बाद इन अंडों से सिल्क वर्म निकलता है। प्रारंभ में यह काफ़ी टीनी, डेलिकेट, मासूम जैसा होता है, छोटा सा होता है, लेकिन होता क्या है, यह जैसे ही निकलता है कि इसे जो है प्योर जो है शहतूत की ताज़ी कोमल पत्तियों वाले बेड पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और वहाँ जाने के बाद ये काफ़ी वोरेशियस होते हैं, भूखे खाते रहने वाले चब्बी होते हैं, और वहाँ जैसे ही गए ये खाना शुरू कर देते हैं, और खाते ही रहते हैं, और साथ ही साथ मॉल्टिंग की क्रिया भी करते हैं। 4 बार अपने लाइफ साइकिल में ये पूरे 4 बार मॉल्टिंग की क्रिया करते हैं 25 दिनों के अंदर। 25 दिनों के अंदर जब टोटली ये 4 बार की क्रिया करेंगे, और इस तरह से खाते खाते पूरे बड़े और मोटे हो जाते हैं। तो 25 से 30 दिनों के बाद एकाएक ये जो है, जब इनका चौथा मॉल्टिंग पूरा हो जाता है तो ये खाना बंद कर देते हैं, और खाने के बंद कर देने के बाद ये कोई एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर जा कर के ये आराम कर सके। बच्चों, इसी समय पालक जो है ध्यान देते हैं और इनको जो है ले जाकर एक ऐसे सेफ प्लेस में, पुआल का बेड है ना, या कोई ऐसे बनाए गए चैम्बर्स जो होते हैं खास प्लास्टिक की जालियों के, इन जालियों के ऊपर या पुआल के बेड्स के ऊपर इनको ले जा कर के ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और तब ये क्या करते हैं, इनको रेस्ट करना है तो अपने लिए एक सुरक्षा आवरण ये बनाना शुरू कर देते हैं, और उसी स्थिति में ये अपने सर को पटकते हुए या हिलाते हुए, आप जो भी कह सकते हैं, है ना, पहले इधर मोटा मोटी काउंटिंग तो ऐसे सही नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लगभग 3 से 4 बार एक तरफ, फिर 3 से 4 बार दूसरी तरफ, इस तरह से पटकते हुए जो है सर को ऐसे ऐसे आधे शरीर को उठा करके ये बनाते हैं। और बनाने के बाद क्या होता है कि उसी से जो है वो प्रोटीन, फैब्रियन और सेरेसिन ये दोनों एक साथ निकलते रहते हैं मिल करके, और अपना कार्य करते रहते हैं, और धीरे धीरे 3 दिन के तक में ये जो है कोकून का निर्माण कर लेते हैं। अब जो है कोकून का निर्माण जब हो जाता है तो इनका जो है ये आपका लार्वा स्टेज, कैटरपिलर स्टेज जो है वो पूरा हो जाता है, और तब ये आपने आगे जीवन के अगले चक्र के लिए जो है तैयार होते हैं। और तब क्या होता है कि पुनः इस कोकून को वो काटते हुए, जो धागों का इन्होंने निर्माण किया इसलिए इसको काटते हुए ये बाहर निकल जाते हैं। 3 से 4 दिनों के बाद ये जो है पूर्ण वयस्क कीट में
बदल जाते हैं, चाहे वो नर हो या मादा हो। फिर इनमें से हेल्दी नर और मादा को चुनकर छांटकर अलग किया जाता है और आगे की क्रिया शुरू होती है, फिर अंडे का प्रोडक्शन होता है। लेकिन अब हमें यह ध्यान देना है कि सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ से होगा। स्पष्ट है, हमने आपको स्पष्ट किया कि सिल्क का उत्पादन कोकून से होता है और प्यूपल स्टेज में जाने के बाद जब ये प्यूपल स्टेज में जाने लगते हैं तो ये क्या करते हैं कि कोकून के धागों को काट कर बाहर निकल जाते हैं, यानी धागों को ये खंड खंड कर देते हैं। तो उससे कपड़े, सिल्क के धागे तो बनेंगे नहीं। तब क्या होगा, तो प्यूपा स्टेज से पहले ही इन कोकून को यहाँ से हटाकर सुरक्षित धागे के लिए जो है हटाया जाता है, याद रखिए। और इसके लिए इन्हें क्या किया जाता है कि इन कोकूनों को जमा करके और इन्हें एक उचित तापक्रम 95 to 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिससे ये कीट प्यूपा न बन करके कैटरपिलर की लास्ट स्टेज में ही वहीं मार दिए जाते हैं। ये बहुत जो है एक सोचनीय बात है कि हम जो सिल्क का उपयोग करते हैं इसमें हजारों लाखों कीटों का प्राण गया हुआ होता है, हम अपने लाभ के लिए इसे मारते हैं। और इसी कारण जो है गांधी जी ने यहाँ पर हिंसा की प्राथमिकता के कारण इसका विरोध, सिल्क के कपड़ों का विरोध किया था और खादी के कपड़ों की जो है उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन बच्चों, हमने कहा था कि एरी सिल्क में जो कोई भी ये कैटरपिलर स्टेज में कीटे को प्यूपा में जाने से पहले मारा नहीं जाता है, इसलिए इसमें कोई हिंसा नहीं होती है, इसीलिए इसका नाम अहिंसा सिल्क दिया गया। आपको यहाँ भी इससे स्पष्ट हुआ और आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब देखिए होता क्या है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो हमने आपको कहा कि सेरेसिन्स जो है वो टूट जाते हैं और सेरेसिन्स के टूट जाने के बाद धागों को उसी गर्म ही अवस्था में से क्या किया जाता है कि अलग कर लिया जाता है। बच्चों, ये डेलिकेट धागे जो होते हैं ये अकेले नहीं अलग हो पाते हैं, ये 4, 5, 10 की संख्या में एक साथ इन्हें पकड़ करके और तब फिर मशीन की सहायता से या तकली की सहायता से घुमा करके इनकी क्रिया कर ली जाती है और फिर यहाँ से इन धागों को उठा करके बहुविध प्रकार के यदि हो ज़रूरी तो रंगों में रंग करके फिर कपड़े को तैयार करने के लिए कारखानों में भेजा जाता है या हाथ से बिनाई की जाती है। तो सिल्क के उत्पादन की संपूर्ण कहानी इतनी सी ही है यह बच्चों कि ये तो हमारा हुआ प्राकृतिक सिल्क से उत्पादित कपड़े, और कुछ आज के ज़माने में संश्लेषित सिल्क भी आने लगे। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ठगे भी जाते हैं कि वो प्राकृतिक सिल्क के नाम पर संश्लेषित सिल्क जो है वो ले लेते हैं। कि जब भी आप इसकी पहचान करना चाहें तो आप इनमें से दोनों के धागों को निकालें, किनारे से निकाल लें और इसे जो है चिमटे के सहायता से पकड़ करके इसको गर्म करें। और गर्म करने के बाद हम देखेंगे जो कृत्रिम रेशम का टुकड़ा है वह बहुत तेज़ी से जलेगा और तेज़ी से सिकुड़ेगा, लेकिन जो प्राकृतिक रेशम का टुकड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है, बना हुआ प्राकृतिक रेशम से बना हुआ कपड़े का टुकड़ा है, वह देर से जलता है ना, क्योंकि शुद्ध रेशमी कपड़े जो होते हैं उसको जलने में ज़्यादा समय लगता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये सेरीकल्चर का जो संपूर्ण पाठ है यह संपन्न हुआ। हमें आशा है कि आपने इसे ध्यान से सुना, देखा और आवश्यक बिंदुओं पर को जो है अपने नोटबुक में अंकित कर लिया। बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि समय पर जो है आपको हमारा वीडियो प्राप्त हो सके और आप अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।